हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अगेन आज के सेशन में हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं डे 15 के साथ आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर अवेयरनेस के बेस्ट 40 क्वेश्चंस के साथ। वैसे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, सेम टू सेम लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इन सेशन से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी बूस्ट अप हो रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि इस बार कंप्यूटर में 35 प्लस क्वेश्चंस को एक्यूरेट कर पाएंगे। यस, तो चलिए आज के सेशन में एक बार फिर से आपका टेस्ट लेते हैं और देखते हैं कि आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस आप कितना सही कर पाते हैं। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस इतने क्वेश्चंस आज के सेशन में सही हुए हैं। क्लियर है? तैयार हैं आप सब? वेरी गुड गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। कंप्यूटर एक गेम चेंजर है और इस कंप्यूटर सब्जेक्ट को बहुत आसानी से बहुत ऑप्टिमाइज किया जा सकता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी ये वाकई में गेम चेंजर आपके एग्जाम में बन सकता है। कैंडिडेट्स 35 प्लस क्वेश्चंस को बिल्कुल एक्यूरेट करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जो सचिन सर पढ़ाते हैं वो आता है। और अगर आपको लग रहा है कि इन सेशंस को देखने के बाद कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है और आपको लगता है कि एक बार कम दिनों में कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ लिया जाए, लगातार 6 से 7 दिन कंप्यूटर को दे दिए जाएं ताकि कंप्यूटर में एक बढ़िया लेवल का कॉन्फिडेंस आपको आ जाए, तो आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं जहां पर आपको 65 प्लस आवर्स की वीडियोस, मॉक टेस्ट, पीडीएफ फाइल्स, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। और ये गारंटी है कि इस कोर्स के बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा। यानी सब कुछ यहां पर कवर किया गया है फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल। तो अगर आप इस कोर्स से कनेक्ट होना चाहते हैं तो अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर की मदद से। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, रिप्लाई आपको जरूर मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए गाइस, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग आज के सेशन को करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही करने की कोशिश करेंगे। हैव अ लुक। तो क्वेश्चंस का लेवल आसान नहीं आता है, बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस आज के सेशन में आपको देखने को मिलेंगे। करिए, प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था जिसका लगभग सभी कैंडिडेट्स ने सही आंसर दिया है। इफ यू विश टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द नेटवर्क विदाउट हैविंग द सिग्नल डिग्रेड यू वुड यूज। यदि आप सिग्नल को खराब किए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे? बहुत आसान क्वेश्चन था। नेटवर्क की लेंथ को बढ़ाने के लिए, सिग्नल डिग्रेड ना हो उसको बचाने के लिए हम रिपीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पर था रिपीटर। क्लियर? नेक्स्ट, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। प्रीवियस सेशन यानी डे 14 में मैंने पढ़ाते पढ़ाते जब मैं आपको बता रहा था कि दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, नाम बताइए। कई सारे कैंडिडेट्स ने कमेंट में आंसर किया, कुछ का सही था, कुछ का गलत था। तो आइए एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एज ऑफ जून 2023 द डैश कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया हैविंग बीन रेंक्ड 75th द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। जून 2023 तक सुपर कंप्यूटर भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। कौन सा सुपर कंप्यूटर? जिसे दुनिया में 75th पोजीशन का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कहा गया। इंडिया का नंबर 1 है लेकिन वर्ल्ड का 75th पोजीशन का फास्टेस्ट है। बिल्कुल सही एंड द करेक्ट आंसर इज एरावत। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा गाइस? एरावत होगा। तो इंडिया का जो फास्टेस्ट है वो एरावत है, जबकि दुनिया का जो फास्टेस्ट है वो
फ्रंटियर है जो यूएसए के द्वारा डेवलप किया गया है, जिसके बारे में हमने प्रीवियस सेशन में डे 14 में डिस्कस किया था। क्लियर है? तो कंफ्यूज मत होइएगा, इंडिया के केस में एरावत और दुनिया के केस में फ्रंटियर। फ्रंटियर एरावत, फ्रंटियर एरावत। वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन पढ़िए। इट इज यूज्ड फॉर द कनेक्शन ऑफ एक्सटर्नल पेरिफेरल्स टू अ कंप्यूटर। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय इंटेल इन कोलैबोरेशन विद एप्पल। आईबीपीएस का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछ चुका है घुमा के। मैंने तो फिर भी आपसे डायरेक्ट पूछा है, लेकिन इस क्वेश्चन की एक खास बात है, आपको एप्पल देखने को मिलेगा और एक्सटर्नल पेरिफेरल से कनेक्ट होने वाली डिवाइस के बारे में पूछा जाएगा। इसका उपयोग बाहरी उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। इसे एप्पल के सहयोग से इंटेल द्वारा विकसित किया गया है और इसका यूज ज्यादातर एप्पल के डिवाइसेस में ही किया जाता है। अगर हमें एप्पल के डिवाइसेस को पेरिफेरल डिवाइसेस से कनेक्ट करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं? थंडरबोल्ट का। याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में एप्पल की बात की जाएगी और एक्सटर्नल पेरिफेरल से कनेक्ट करने की बात की जाएगी तो जो पोर्ट यूज होता है, जो केबल यूज होती है, दैट इज कॉल्ड थंडरबोल्ट। एप्पल के केस में थंडर, यानी ऐसे याद रख सकते हैं कि एप्पल को बड़ी ठंड लगती है ना, और इसको फ्रिज में रखा जाता है इसलिए ज्यादातर कि वो खराब ना हो, है ना। तो एप्पल थंडर, थंड एप्पल। समझ में आ गया? वेरी गुड। इट इज अ पावरफुल वर्ड प्रोसेसर दैट लेट्स यू टू क्रिएट अ स्टनिंग डॉक्यूमेंट एंड कम्स इंक्लूडेड विद मोस्ट एप्पल डिवाइसेस। बताइए क्या होगा? यह एक शक्तिशाली वर्ड प्रोसेसर है, ठीक है, जो आपको शानदार दस्तावेज बनाने की सुविधा देता है। वर्ड प्रोसेसर है जैसे एमएस वर्ड, जो हमें डॉक्यूमेंट बनाने की फैसिलिटी देगा और अधिकांश एप्पल डिवाइस के साथ आता है। यानी एप्पल में यूज होने वाला वर्ड प्रोसेसर का नाम बताइए, क्या होगा आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज पेजेस। एप्पल का जो वर्ड प्रोसेसर है इसका नाम क्या है गाइस? पेजेस है। याद रखिएगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में एमएस वर्ड है वैसे एप्पल के केस में पेजेस है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में स्प्रेडशीट है यानी एक्सेल है, वैसे ही एप्पल के केस में क्या है? नंबर्स। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के केस में पावर पॉइंट है, वैसे ही एप्पल के केस में क्या है? कीनोट। तो पेजेस, नंबर्स और कीनोट, ये तीनों एप्पल के सॉफ्टवेयर के नाम हैं। पेजेस, नंबर्स, कीनोट। वेरी गुड। आता जरूर है इसमें से एक क्वेश्चन, या तो पेजेस से आएगा, या नंबर्स से आएगा, या कीनोट से आएगा, आएगा जरूर। नेक्स्ट, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू परफॉर्म रीडू ऑपरेशन इन एमएस पावर पॉइंट 2021? बहुत आसान। अब आसान क्वेश्चन को गलत नहीं करना है किसी भी कीमत पे। एमएस पावर पॉइंट 2021 में रीडू ऑपरेशन क्या है? हमने देखा रीडू। रीडू के लिए हर एक वर्जन में किस शॉर्टकट की का यूज होता है? कंट्रोल वाई का। वाई मतलब रीडू होता है और जेड का मतलब अंडू होता है। कंट्रोल वाई फॉर द रीडू, कंट्रोल जेड फॉर द अंडू पर्पस। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए आंसर। डैश वॉज द फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज टू इंक्लूड टास्क बार, कॉमा स्टार्ट बटन एंड इंटरनेट एक्सेस। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और आजकल तो न्यूज में भी छाया हुआ है ये क्वेश्चन। विंडोज का पहला संस्करण था जिसमें टास्क बार, स्टार्ट बटन और इंटरनेट एक्सेस शामिल था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ऐसा कौन सा पहला वर्जन है जिसमें टास्क बार है ना नीचे की तरफ होती है, स्टार्ट बटन और इंटरनेट एक्सेस सबसे पहले देखा गया? करेक्ट आंसर है विंडोज 95। विंडोज 95 एक ऐसा वर्जन है गाइस जिसमें सबसे पहले टास्क बार था, स्टार्ट बटन था और इंटरनेट एक्सेस था। ये क्वेश्चन पलट के पूछ लेते हैं एग्जाम में। कैसे? विंडोज 95
में इनमें से कौन कौन से वर्जन सबसे पहले देखे गए? तो याद रखिएगा, विंडोज 95 में टास्क बार, स्टार्ट बटन और इंटरनेट एक्सेस को सबसे पहले लॉन्च किया गया था। क्लियर? दोनों तरफ से आएगा तो कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। नेक्स्ट, डैश वॉज फर्स्ट लॉन्च्ड द इंटरनेट इन इंडिया ऑन 15 अगस्त 1995 एंड डैश वॉज द फर्स्ट ISP ऑफ द वर्ल्ड। डैश ने पहली बार 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट लॉन्च किया था और डैश विश्व का पहला ISP था। ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना, इंटरनेट की सर्विस देने वाला ISP, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंडिया का पहला ISP कौन सा है और दुनिया का पहला ISP कौन सा है, यह पूछा जा रहा है। तो अगर आपको पता है तो आप आंसर दे देंगे बहुत आसानी से कि सर इंडिया का सबसे पहला है VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसका नाम टाटा कम्युनिकेशन हो चुका है। और दुनिया का सबसे पहला ISP है टेलीनेट। क्या है? टेलीनेट। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, VSNL एंड टेलीनेट। VSNL जिसका नाम बदल के क्या हो चुका है, टाटा कम्युनिकेशन, और दुनिया का पहला ISP है टेलीनेट। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। नेक्स्ट, इन MS PowerPoint 2021 which of the following menu has the spelling option? चाहे MS PowerPoint 365 की बात करें या फिर 2021 वाले वर्जन की, दोनों केस में इसका आंसर सेम होगा। स्पेलिंग ऑप्शन कहां पर देखा जाता है या थेसोरस कहां पर देखा जाता है? फॉर्मेट में, रिव्यू में, इंसर्ट में, व्यू में, या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा रिव्यू टैब में। जब आप रिव्यू टैब पर क्लिक करते हैं तो आपको एक ऑप्शन दिख जाता है, किस नाम से? स्पेलिंग और थेसोरस। और ये जो ऑप्शन आपको दिखता है इसे बोलते हैं प्रूफिंग, क्योंकि आप स्पेल चेक कर सकते हैं, थेसोरस की मदद से एंटोनिम सिनोनिम आप समझ सकते हैं, तो इसे बोला जाता है प्रूफ करना, प्रूफिंग। और ये टैब है रिव्यू टैब। तो याद क्या रखना है कि रिव्यू टैब के अंदर स्पेलिंग, थेसोरस, ट्रांसलेट, लैंग्वेज, शो कमेंट जैसे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू रीलोड द करंट पेज इग्नोरिंग द कैशे कंटेंट इज कॉल्ड? कह रहा है कैश सामग्री को अनदेखा करते हुए वर्तमान पृष्ठ यानी पेज को पुनः लोड करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? कई बार अगर वेबसाइट आपकी नहीं चलती या वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कहते हैं कि उसको रीलोड कर लो। रीलोड कैसे करते हैं? या तो ऑल्ट ना, या तो कंट्रोल F5 करके, है ना, जो बहुत पॉपुलर है। क्या कंट्रोल F5 दिया है? नहीं दिया। तो दूसरा तरीका है शिफ्ट प्लस F5। या तो कंट्रोल प्लस F5 करते हैं रीलोड करने के लिए, या शिफ्ट प्लस F5 करते हैं। तो इन दोनों से कुछ भी करेंगे क्या होगा? रीलोड हो जाएगा करंट पेज इग्नोरिंग द कैशे कंटेंट। कैशे कंटेंट को इग्नोर करते हुए पेज को रीलोड करने के लिए F5 के साथ या तो कंट्रोल दबाते हैं या तो शिफ्ट। वेरी गुड। Which of the following belongs to the category of fourth generation language? निम्नलिखित में से कौन सी चौथी पीढ़ी की भाषाओं की श्रेणी में संबंधित है? फर्स्ट जनरेशन में क्या आता है? फर्स्ट जनरेशन में आता है मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज 0-1। सेकेंड जनरेशन में आती है असेंबली लैंग्वेज, निमोनिक्स के फॉर्म में होती है। थर्ड जनरेशन में आती है हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कोबोल, पास्कल, फोरट्रॉन, C++, है ना, जावा, ये सभी आपकी कैसी हैं? थर्ड जनरेशन में यूज होने वाली लैंग्वेजेस। फोर्थ जनरेशन में आती है डेटाबेस लैंग्वेज, जिसे बोलते हैं SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो करेक्ट आंसर होगा क्वेरी लैंग्वेज या डेटाबेस लैंग्वेज। और फिफ्थ जनरेशन में आती है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने वाली प्रोलॉग, लिस्प जैसी लैंग्वेजेस। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट सब स्क्रिप्ट इन एमएस वर्ड 2021? ये मैंने आपको कई बार बताया है, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है कि एमएस वर्ड 365 में या एमएस वर्ड 2021 में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है, सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है। और आपको इस समय रट जाना चाहिए कि सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल इक्वल्स टू करते हैं। क्या करते हैं गाइस? कंट्रोल इक्वल्स टू फॉर दी सब स्क्रिप्ट। और सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस और सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल इक्वल्स टू। दिखाया भी है मैंने यहां पर आपको, सुपर स्क्रिप्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस, सब स्क्रिप्ट कंट्रोल इक्वल्स टू। गलत मत करिएगा, है ना, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। तो जो एग्जाम में आना ही आना है और जो मैं बार बार कहता हूं कि आएगा, वो डेफिनेटली आएगा, है ना। तो कह दिया तो कह दिया, मान लिया करिए, याद कर लिया करिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैम मेमोरी स्लॉट ऑन अ लैपटॉप कॉल्ड? लैपटॉप पर रैम मेमोरी स्लॉट को क्या कहा जाता है? VGA, MIDI, HDMI, PCB या डिम? हम जानते हैं कि रैम को कंप्यूटर में स्लॉट में लगाया जाता है और उन स्लॉट्स को बोलते हैं क्या? डिम स्लॉट, यानी डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी को लगाने के लिए जो कंप्यूटर में स्लॉट्स बने होते हैं, है ना, मैंने दिखाया भी है यहां पर, इन स्लॉट्स में रैम को लगाया जाता है एंड दिस स्लॉट इज कॉल्ड डिम, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। नेक्स्ट, it is a computer network administration software utility used to test the reachability of a host on an internet protocol network। कितना प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है ये कंप्यूटर में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटिव सॉफ्टवेयर है, यानी नेटवर्क के लिए इसका यूज किया जाता है। ये यूटिलिटी है, एक तरीके का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट के कनेक्शन को चेक करता है, टेस्ट करता है होस्ट यानी सर्वर पे क्लाइंट और सर्वर के बीच में क्या कनेक्शन है या नहीं। ये टेस्ट करने के लिए कौन सा कमांड यूज किया जाता है? द करेक्ट आंसर इज पिंग कमांड। तो पिंग कमांड की मदद से हम ये समझ लेते हैं कि कंप्यूटर क्या सर्वर से कनेक्ट हो पा रहा है या नहीं। और पिंग की फुल फॉर्म है पैकेट इंटरनेट और इंटरनेटवर्क ग्रोपर, है ना, दैट इज कॉल्ड द फुल फॉर्म ऑफ पिंग। इसको याद कर लीजिए। PI का मतलब क्या है? पैकेट इंटरनेट और G का मतलब है ग्रोपर, या फिर इंटरनेट नेटवर्क ग्रोपर के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म भी याद करिए। और पिंग का काम क्या है? सर्वर को क्लाइंट से कनेक्ट करना, क्लाइंट और सर्वर में इंटरनेट की कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करना, ये चेक करना कि दोनों कनेक्टेड हैं या नहीं, ये पिंग के थ्रू किया जाता है। पिंग का इस्तेमाल एक और भी है। अगर इंटरनेट की स्पीड आपको चेक करनी है तो आप ऊकला जैसी वेबसाइट का यूज करते हैं और इंटरनेट की स्पीड का चेक करते हैं कि कितने MBPS, कितने GBPS स्पीड आ रही है। वहां पर आपको जब स्पीड देखने को मिलती है तो अपलोडिंग मिलती है, डाउनलोडिंग मिलती है और पिंग मिलता है। पिंग हमेशा मिली सेकेंड में होता है। जितना कम पिंग होगा उतनी बेहतर कनेक्टिविटी होगी, उतना लाइव स्ट्रीम बढ़िया चलेगा। गेमर्स के लिए लाइव कनेक्ट करने के लिए पिंग कम से कम होना चाहिए और ये मिली सेकेंड में होता है। अराउंड 4 से 5 मिली सेकेंड हो तो बहुत बढ़िया है। क्लियर है? वेरी गुड। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड टू अकम्प्लिश। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस उद्देश्य से विकसित किए जाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस, ब्राउजर, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही तो हैं। इनका इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि हम असली दुनिया से कनेक्ट हो पाए, हम रियल वर्ल्ड पे काम कर पाए। तो आंसर क्या होगा? These softwares are used to develop
टू accomplish the goal, that is to connect with the real world task. हमें जो रोजमर्रा जिंदगी में अपने काम करने हैं, जैसे लेटर लिखना है या फिर मेल लिखना है या एक्सेल में काम करना है या डेटाबेस पर काम करना है, तो ये रियल वर्ल्ड टास्क है ना, तो दैट इज द वर्किंग ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द स्लॉट टू कनेक्ट ग्राफिक कार्ड. निम्नलिखित में से कौन ग्राफिक कार्ड को कनेक्ट करने के लिए स्लॉट प्रदान करता है. ग्राफिक कार्ड का मतलब क्या है, ग्राफिक्स का मतलब क्या है. ग्राफिक कार्ड आप जानते हैं इसका यूज किया जाता है कंप्यूटर की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, है ना, और इसका यूज ज्यादातर कौन करते हैं, गेमर्स, प्रोग्रामर्स, डिजाइनर्स. ग्राफिक कार्ड जिसको जीपीयू भी बोलते हैं, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, और इसके लिए जो स्लॉट यूज होता है दैट इज कॉल्ड एजीपी स्लॉट. एजीपी का मतलब है एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट. एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, है ना. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है. तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि एजीपी स्लॉट का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है. तो आंसर है टू कनेक्ट द ग्राफिक कार्ड. और क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में घुमा के पूछ लेते हैं, तो क्वेश्चन से आंसर बनते हैं और आंसर से क्वेश्चन बनते हैं. तो इस बार पॉसिबिलिटी है कि वो ऐसे पूछ सकते हैं कि ग्राफिक कार्ड को कनेक्ट करने के लिए कौन सा स्लॉट यूज करते हैं, तो आंसर होगा एजीपी स्लॉट, है ना. तो दोनों तरफ से आपको याद होना चाहिए कोई भी क्वेश्चन. नेक्स्ट, which of the following category of port is generally used to connect a monitor to a computer video card. मॉनिटर को वीडियो कार्ड से कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का यूज किया जाता है. फिर से सुनिए, मॉनिटर को वीडियो कार्ड से कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का यूज करते हैं. तो बहुत आसान है, दैट इज कॉल्ड वीजीए पोर्ट, वीडियो ग्राफिक्स एरे, है ना. इसकी मदद से हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं मॉनिटर को, यानी वीडियो को, विजुअल डिस्प्ले यूनिट को वीडियो कार्ड से. और वीडियो आ गया तो इसका मतलब वीडियो इसमें भी आना चाहिए, तो देखिए आ गया वीडियो ग्राफिक्स एरे. क्लियर. तो आपको अगर फुल फॉर्म पता होगी, PS2 का मतलब क्या है, प्ले स्टेशन 2, और प्ले स्टेशन 2 का यूज क्यों किया जाता है, पुराने समय में माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए वो गोल वाले जो पोर्ट्स आते थे दैट इज कॉल्ड PS2 पोर्ट. सीरियल पोर्ट हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में ही देखा कि सीरियल पोर्ट की मदद से हम माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं, पैरेलल पोर्ट की मदद से प्रिंटर और स्कैनर को कनेक्ट करते हैं. तो जब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके स्क्रीन पे, बताइए आंसर. इट इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स अ वे टू लुक एंड इंटरेक्ट विद ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. मिल गया आंसर. वर्ल्ड वाइड वेब पर सारी इंफॉर्मेशन देखने के लिए, एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ब्राउजर्स का यूज करते हैं. यह एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर सभी सूचनाओं को देखने और उनसे बातचीत करने का एक तरीका प्रदान करता है. कम्युनिकेशन करने का एक माध्यम है, दैट इज कॉल्ड ब्राउजर, है ना. जैसे गूगल क्रोम ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है, सफारी ब्राउजर है, यूसी ब्राउजर है ना, मोजिला फायरफॉक्स ओपन सोर्स ब्राउजर है, क्रोमियम, है ना, गूगल क्रोम का ये भी ओपन सोर्स ब्राउजर है. तो ब्राउजर बेसिकली क्या होता है, क्लाइंट होता है, यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो हमें कनेक्ट करता है इंटरनेट से. और ये कैसा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. वेरी गुड. Among these choose the right option that fit to RAM characteristics. इनमें से वह सही विकल्प चुने जो रैम की विशेषताओं के अनुकूल है ना. ऐसा क्वेश्चन तो जरूर आएगा एग्जाम में. रैम में कौन सी चीज फिट बैठ रही है, क्या रैम सस्ती है, चीप ना, यही से गलत हो गया ये. क्या रैम वोलाटाइल है, टेम्परेरी है, वोलाटाइल है, एक्सपेंसिव है, बिल्कुल सही. स्लो एक्सेस है, नहीं. फास्ट है, तो ये भी गलत हो गया. एक्सपेंसिव है, सही है. वोलाटाइल है, सही है.
फास्ट एक्सेस है, बिल्कुल सही है। तो हमें तीनों यहां पर चीजें सही मिलती हुई, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट जवाब। फोर्थ कह रहा है फास्ट एक्सेस है, सही है। नॉन वोलाटाइल नहीं है, ये टेम्परेरी यानी वोलाटाइल है, तो इसलिए फोर्थ भी नहीं होगा। समझ में आया? वेरी गुड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एमएस एक्सेल फंक्शन फ्लोर 11,2? निम्नलिखित एमएस एक्सेल फंक्शन का मान क्या है? इज इक्वल्स टू फ्लोर 11,2। फ्लोर या सीलिंग में से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। हम जानते हैं फ्लोर के केस में क्या करते हैं, कम वाली वैल्यू लेते हैं। कम वाली वैल्यू मतलब 2 की टेबल पढ़ेंगे, फुली डिविजिबल होनी चाहिए, या तो जो आगे लिखा गया है इसमें फुली डिविजिबल हो नंबर में, या छोटा हो। तो 2 की टेबल पढ़ेंगे तो 2 5 10, 2 6 12, 12 ज्यादा हो गया तो 2 5 10, यानी 10 हो जाएगा करेक्ट जवाब। अगर यहां पर 10 दिया होता 10,2 तो भी आंसर 10 होता, क्योंकि 2 की टेबल पढ़ेंगे या तो फुली डिविजिबल होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। तो फुली डिविजिबल तो है नहीं, तो छोटा ले लेंगे, दैट इज 2 5 10। और अगर यहां पर सील दिया होता, सील मतलब सीलिंग, तो सील के केस में क्या होगा, ग्रेटर वैल्यू आ जाएगी। तो अगर 10 होता है ना, 2 5 10, तो सील के केस में भी 10,2 के केस में 10 आ जाता। लेकिन सील में क्योंकि ग्रेटर वैल्यू आती है, तो या तो 10 आएगा या 12 आएगा। ठीक समझ में आ गई बात? तो सीलिंग के केस में क्या होता, या तो 10 होता तो 10 आ जाता, या 12 होगा तो 12 आ जाएगा, क्योंकि 2 6 12, दैट इज द आंसर। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। Among these which is not considered as hard drive data cables, इनमें से किस हार्ड ड्राइव डेटा केबल नहीं माना जाता है? तो इनमें से कौन सी ऐसी केबल है जिसकी मदद से हार्ड डिस्क को कनेक्ट नहीं किया जाता है? HDMI, ID, पाटा साटा या SCSI? हम जानते हैं कि जब हम हार्ड डिस्क मार्केट में लेने जाते हैं तो ज्यादातर हम कहते हैं कि पाटा केबल, साटा केबल वाली हार्ड डिस्क, तो यानी पाटा साटा की तो होती है, IDE भी होता है, और SCSI यानी स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस भी है। क्या नहीं है? HDMI केबल नहीं है ना। HDMI एक पोर्ट होता है जो कि HD क्वालिटी में है ना प्रेजेंट करने में मदद करता है वीडियोस को। HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो HDMI को छोड़कर बाकी सब आपके हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए इंटरफेस है, ID, पाटा साटा और SCSI, जिसमें SCSI काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि SCSI पोर्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो आंसर है टू कनेक्ट हार्ड ड्राइव डेटा केबल्स, हार्ड ड्राइव डेटा केबल्स को कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, इट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट्स ओनली एक्सेसिबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एम्प्लॉइज। यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो केवल एक संगठन और उसके कर्मचारियों के लिए ही पहुंच योग्य है। क्या होगा आंसर? जो सिर्फ एम्प्लॉइज के लिए बनाया गया है, यानी वो प्राइवेट होगा, और प्राइवेट है एम्प्लॉइज के लिए है, इसका मतलब आंसर क्या है? इंट्रानेट है। जैसे कि प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट ये दोनों प्राइवेट होते हैं। डिफरेंस क्या होता है? इंट्रानेट का मतलब विद इन एन एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉइज एक्सेस कर सकते हैं, और एक्स्ट्रानेट का मतलब जो शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स, थर्ड पार्टी एक्सेस कर सकती है, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रानेट। और इंटरनेट का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, पब्लिक नेटवर्क है ना, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। वेरी गुड। ओरिजिनली बायोस फर्मवेयर वाज स्टोर्ड इन अ डैश। मूल रूप से बायोस फर्मवेयर को डैश में संग्रहित किया गया है। बताइए फटाफट से। रोम, फ्लैश मेमोरी, रैम 1 and 3 या 1 and 2? हम जानते हैं जब भी बात बायोस फर्मवेयर की होगी तो बात होगी किसकी? रोम की। और रोम का एडवांस्ड फॉर्म दैट इज कॉल्ड EEPROM, जिसका एडवांस्ड फॉर्म है फ्लैश मेमोरी। तो यानी रोम भी सही होगा और फ्लैश मेमोरी भी सही होगा। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आंसर बनेगा 1 and 2 इज द करेक्ट वन।
यानी ऑप्शन नंबर 5 होगा वैलिड वन। क्लियर है? फर्मवेयर क्या है? रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस है ना, दैट इज कॉल्ड फर्मवेयर। रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को ही फर्मवेयर बोलते हैं। तो रोम तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन रोम का एक तरीके से एडवांस्ड फॉर्म फ्लैश मेमोरी है, तो ये भी करेक्ट होगा। गेटिंग द पॉइंट? वेरी गुड। इट इज अ कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस often within an IoT network that become infected and controlled by malware to benefit cyber criminal। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या देखने को मिला? IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मैलवेयर। तो IoT और मैलवेयर अगर मिल जाए तो हमने आपको बताया हुआ है कि आप आंसर क्या लगाएंगे? बॉटनेट। यानी यहां पर क्या है, क्या रहा था, पहले इस चीज को समझो। यहां पर कह रहा था इट इज अ कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस। ये कनेक्टेड डिवाइसेस का एक कलेक्शन है, ऑफन विद इन एन IoT नेटवर्क। ये IoT नेटवर्क पर काम करता है, दैट बिकम इन्फेक्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय द मैलवेयर, है ना। और यहां पर मैलवेयर्स की पॉसिबिलिटी होती है कि वो इन्फेक्ट हो जाए IoT में, क्योंकि IoT डिवाइसेस में मैलवेयर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंटरनेट पर जो भी कुछ है उसमें वायरस, हैकर, इन सब का अटैक बहुत ज्यादा होता है। और यहां पर जो काम करता है दैट इज बॉटनेट। बॉटनेट क्या है? रोबोट प्लस नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड बॉटनेट। तो रोबोट के थ्रू इन्फेक्ट किया जाता है नेटवर्क को, IoT को, दैट इज कॉल्ड बॉटनेट। नेक्स्ट, इट इंश्योर दैट पीपल फाइंड योर बिजनेस व्हेन लुकिंग फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लाइक योर इन दी लोकल एरिया। कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है यह सुनिश्चित करता है कि लोग अपने स्थानीय क्षेत्र में आपके जैसे उत्पादों और सेवाओं को तलाश करते समय इसका यूज करें और वेबसाइट ढूंढे। यानी आपको अपने आसपास के एरिया में कोई बिजनेस सर्च करना है तो किसका यूज करते हैं जनरली हम लोग? गूगल का। और गूगल उस बिजनेस को आइडेंटिफाई करता है विद द हेल्प ऑफ गूगल बिजनेस की मदद से। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज गूगल बिजनेस पेजेस। आप लोग शायद जानते भी हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के प्रोस्पेक्टिव से गूगल के माई बिजनेस पेजेस बनाए जाते हैं, जहां पर रेटिंग और रिव्यूज भी दिए जाते हैं उस पार्टिकुलर बिजनेस के रिगार्डिंग। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड गूगल माई बिजनेस। नेक्स्ट, नेम द कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक डिजाइन्ड बाय ओरेकल। कह रहा है बैंकों में यूज होने वाले सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये ओरेकल नाम की कंपनी ने डिजाइन किया है और बैंक को दिया है। नाम क्या होगा? दैट इज कॉल्ड फ्लेक्स क्यूब। यानी अगर ओरेकल की बात होगी तो आंसर यहां पर क्या बनेगा? फ्लेक्स क्यूब। बैंकिंग में बहुत ज्यादा इस सॉफ्टवेयर का यूज होता है और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि फ्लेक्स क्यूब जो सॉफ्टवेयर है जो बैंकिंग में यूज होता है उसे किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया? तो आंसर होगा ओरेकल के द्वारा। नेक्स्ट, नेम द कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर। अगेन कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर का मतलब होता है CBS, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन या कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक डिजाइन्ड बाय TCS कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया बैंकिंग सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। अभी आपने यहां पर ओरेकल द्वारा डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर का नाम बताया था, दैट इज फ्लेक्स क्यूब। अब आपको बताना है TCS कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया बैंकिंग सॉफ्टवेयर एंड द करेक्ट आंसर इज बैंक्स, BANCS। इसको डेवलप किया है किसने? TCS ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नेम द कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक डिजाइन्ड बाय इंफोसिस। अब आपको बताना है इंफोसिस द्वारा डिजाइन किए गए कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर का नाम। बहुत फेमस है और ज्यादातर आपको यह देखने को मिलता है एंड दैट इज कॉल्ड फिनेकल। तो इंफोसिस द्वारा डेवलप किया गया जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर है दैट इज कॉल्ड फिनेकल। यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। नेक्स्ट, तीनों समझ में आ गए? एक बार फिर से देखिए, यहां पर ओरेकल के केस में फ्लेक्स क्यूब होगा, TCS के केस में बैंक्स,
BANCS होगा, और इन्फोसिस के केस में क्या होगा गाइस, फिनेकल होगा। क्लियर, ग्रेट। व्हाट इज द कॉज ऑफ 404 एरर? कह रहा है कई बार हमें 404 एरर देखने को मिलती है। इस एरर का मेन काम क्या है और ये एरर क्यों आती है? Why we are facing this type of error, guys? What is the main reason behind this? Unauthorized response, payment required, proxy error, requested page is not available, or all of these? Very good. The correct answer is requested page is not available. 404 एरर का मतलब होता है ब्रोकन लिंक। ब्रोकन लिंक का मतलब कि उस वेबसाइट से उस पेज को हटा दिया गया है, लेकिन वो लिंक अभी भी बना हुआ है। तो इस केस में रिक्वेस्ट पेज अवेलेबल नहीं होता और ये एरर आपको देखने को मिलती है, दैट इज 404। वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, डिजिटल कैमरा विच इज यूज्ड फॉर कैप्चरिंग द पिक्चर इज कंसीडर्ड एज विच टाइप ऑफ डिवाइस? डिजिटल कैमरा जिसका उपयोग चित्र खींचने के लिए किया जाता है, यानी इमेजेस के लिए किया जाता है, किस प्रकार का उपकरण है, किस प्रकार की डिवाइस है? डिजिटल कैमरा इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग है, 1 and 2 ओनली, या ऑल 1 and 2 and 3? व्हाट इज द करेक्ट आंसर गाइस? एब्सोल्युटली ट्रू। डिजिटल कैमरा के केस में ये इनपुट भी होती है और ये आउटपुट भी होती है, तो इट इज कंसीडर्ड एज द बोथ इनपुट एंड आउटपुट। तो इस सेंस से जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 1 and 2 ओनली, यानी दैट विल बी द राइट वन। कैसे? कैमरे की मदद से हम आउटपुट जनरेट करते हैं और इनपुट भी देते हैं, तो इनपुट और आउटपुट दोनों ही डिजिटल कैमरे में हमें देखने को मिलता है, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज बोथ इनपुट एंड आउटपुट। नेक्स्ट, इट इज एन ऑटोनोमस रीजनल इंडियन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड एक्यूरेट रियल टाइम पोजीशनिंग एंड टाइमिंग सर्विसेज। यह एक कह रहा है एक ऐसा ऑटोनोमस यानी अपने आप चलने वाला इंडियन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। तो यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया का जो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम क्या है गाइस? जीपीएस, बेडू, ग्लोनास, गैलीलियो या नेविक? द करेक्ट आंसर इज नेविक इंडियन सैटेलाइट सिस्टम है। वेरी वेरी पॉपुलर वन। नेविक की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेविक। नेविगेशन, नेविगेशन का मतलब नेविगेट करना है ना, जो घूमता है चारों तरफ, सर्च करता है हमारे लिए चीजों को, विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, दैट इज कॉल्ड नेविक। नेक्स्ट, F6 फंक्शन की इज यूज्ड फॉर, जनरली एग्जाम में दो फंक्शन की को मिला के पूछते हैं, जैसे F1 फंक्शन की इज यूज्ड फॉर डैश एंड F6 फंक्शन की इज यूज्ड फॉर डैश। तो F1 इज यूज्ड फॉर हेल्प एंड F6 इज यूज्ड फॉर विच पर्पस? टू सिलेक्ट द एड्रेस बार, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। URL यानी एड्रेस बार को सिलेक्ट करने के लिए F6 का यूज करते हैं, और कभी भी फंक्शन की आजकल जो पूछी जा रही हैं वो दो दो या तीन तीन फंक्शन की इसको एक ही क्वेश्चन में मर्ज कर दिया जाता है ना, जैसे F1, F2, F4 या F1, F2, F6, इन तीनों का काम बताइए, और ऑप्शन में इनके रिगार्डिंग आपको दिया होगा। तो आपको सारी फंक्शन कीज याद होनी चाहिए कि F1 मतलब हेल्प, F2 मतलब टू रीनेम एनी फाइल और अ फोल्डर, है ना। इस तरीके से सभी फंक्शन कीज के बारे में आपको पता होना चाहिए डिटेल में। A file with the dash file extension in MS Word 2021 open XML macro enabled document file। कह रहा है MS Word की बात हो रही है और मैक्रो की बात हो रही है। हम लोग जानते हैं मैक्रोस का मतलब क्या है। मैक्रोस की मदद से हम रिकॉर्ड करते हैं रेपिटेटिव टास्क को, है ना। वी कैन इजिली रिकॉर्ड दी थिंग्स, जो भी रिपीट बार बार हमें करनी है उसको हमने एक बार रिकॉर्ड कर लिया मैक्रोस की मदद से। तो मैक्रोस के लिए जो एक्सटेंशन यूज होगा वो क्या होगा? .docm होगा। .doc का यूज करते हैं डॉक्यूमेंट के लिए, या .docx का यूज करते हैं नॉर्मली,
लेकिन मैक्रो के केस में ये हो जाता है .docm। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इन केस ऑफ मैक्रोस। नेक्स्ट, व्हाट इज इट कॉल्ड when you are rerouted from your requested internet site to another undesired site? very important question। जब आप अपनी अनुरोधित इंटरनेट साइट से किसी अन्य अवांछित साइट पर पुनः भेजे जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? रीडायरेक्ट कर दिया जाता है एक ऐसी साइट पर जिस पर आप नहीं जाना चाहते, एक ऐसी वेबसाइट जिस पर मैलवेयर हो सकता है, जिसमें वायरस हो सकता है, जिसमें कोई अटैक हो सकता है। एक अनडिजायर्ड वेबसाइट पर आपको भेज दिया जाता है, आपको रूट कर दिया जाता है, और इस तरीके के अटैक को क्या बोलते हैं गाइस? दैट इज कॉल्ड फार्मिंग। तो वेबसाइट की अगर कभी बात की जाएगी कि रीरूट करने की बात की जा रही है वेबसाइट के द्वारा, देन दिस टाइप ऑफ अटैक इज कॉल्ड फार्मिंग। हमने लिखा भी है यहां पर कि सेंड यूजर टू फेक वेबसाइट इंस्टेड ऑफ द रियल वेबसाइट द यूजर इंटेंडेड टू विजिट। यूजर चाह रहा था कि हम सही वेबसाइट पर विजिट करें, लेकिन गलती से उसने एक ऐसे लिंक पर क्लिक कर दिया जो कि हैकर ने भेजा था और वो गलत वेबसाइट पर रूट हो गया। तो दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर टेक्निक इज कॉल्ड फार्मिंग टेक्निक। नेक्स्ट, it is a security attack through SMS in which the user is tricked and downloaded a Trojan horse or other malware onto his mobile। यह SMS के माध्यम से एक सुरक्षा हमला है जिसमें उपयोगकर्ता यानी यूजर को अपने मोबाइल पर ट्रोजन हॉर्स या अन्य मैलवेयर डाउनलोड करने के लिए धोखा दिया जाता है। एक SMS आया आपके पास में जहां पर आपसे कहा गया कि इस लिंक पर क्लिक करिए। जैसे ही आपने लिंक पर क्लिक किया, ट्रोजन हॉर्स या दूसरे मैलवेयर आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो गए और फिर उसको हैक कर लिया गया या मॉनिटर कर लिया गया। तो इस तरीके के एसएमएस को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड स्मिशिंग। एसएमएस के केस में हमेशा क्या होगा गाइस? दैट इज कॉल्ड स्मिशिंग, जो कि फिशिंग का ही एक हिस्सा है। स्मिशिंग इज द पार्ट ऑफ अ टाइप ऑफ अ फिशिंग अटैक। हम स्मिशिंग तब कहते हैं जब ये अटैक एसएमएस के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? एसएमएस के द्वारा भी किया जा सकता है, इसको एमएमएस के द्वारा भी भेजा जा सकता है ना? ऑडियो या वीडियोस के फॉर्मेट में भी कई बार भेजते हैं और वहां आपसे कहते हैं कि इस लिंक पर क्लिक करिए और इंस्टॉल करिए। दैट टाइप ऑफ अटैक इज कॉल्ड स्मिशिंग अटैक। वेरी गुड। Which is the software that translate and execute a high level language program one line at a time? वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम को एक समय में एक पंक्ति का अनुवाद और निष्पादित करता है? दैट इज कॉल्ड, बहुत आसान है, आप जानते हैं कि वन लाइन एट अ टाइम अगर आ जाएगा, एक समय पर एक लाइन को ट्रांसलेट करना, यह काम किसका है? इंटरप्रेटर का है। और एक साथ करना सबको कंपाइलर का है। तो यहां पर आंसर होगा दैट इज इंटरप्रेटर। ये क्या करता है? लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा और लाइन बाय लाइन डीबग करेगा। तो ट्रांसलेट और डीबग लाइन बाय लाइन करने के लिए इंटरप्रेटर, ऑल एट वंस के लिए कंपाइलर। वेरी गुड। फॉर ईच इंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोग्राम इन द मेमोरी द सीपीयू गोज थ्रू अ। मेमोरी में किसी प्रोग्राम के प्रत्येक निर्देश के लिए सीपीयू किसके माध्यम से जाता है? यानी यहां पर आपको बताना है सीपीयू में फॉलो किए जाने वाले इंस्ट्रक्शंस को। तो सीपीयू सबसे पहले क्या होगा? इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, फिर उसके बाद डिकोड करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। तो जो सही सीक्वेंस होगा वो क्या होगा गाइस? फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, यानी थर्ड इज द करेक्ट। अब इसका मतलब क्या है एक बार समझते हैं। सीपीयू क्या करेगा? यूजर के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको लेता है, इसे बोलते हैं फेच करना। फिर उसको समझने की कोशिश करता है अपनी लैंग्वेज में, जिसे बोलते हैं डिकोड करना। और जब सीपीयू को वो इंस्ट्रक्शन समझ में आ जाते हैं तो उसको प्रोसेस कर देता है, यानी एग्जीक्यूट कर देता है ना? जैसे सपोज करिए आपने सीपीयू को एक दिया 2+4, तो इसने क्या किया? 2+4 को फेच किया, लिया,
फिर डिकोड किया कि अच्छा यूजर इसको प्लेस करना चाह रहा है, और फाइनली 2 + 4 को प्लेस करके जो आउटपुट दिया वो क्या था, 6 एग्जीक्यूट कर दिया, और फिर इस आउटपुट को सेव कर दिया एक्यूमुलेटर रजिस्टर में, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जितने भी आउटपुट होते हैं उनको सेव किया जाता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर में, है ना। रिजल्ट मींस एक्यूमुलेटर रजिस्टर। वेरी गुड। विच टाइप ऑफ सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड बाय एचटीटीपीएस? एचटीटीपीएस द्वारा किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाती है? हम जानते हैं कि एचटीटीपीएस अगर लगा हुआ है तो यह है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, और किसी भी वेबसाइट को सिक्योर बनाने के लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एंड दिस सर्टिफिकेट इज कॉल्ड एसएसएल, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। लेकिन एसएसएल का एडवांस भी आ चुका है, दैट इज कॉल्ड टीएलएस, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 and 3, टीएलएस एंड एसएसएल। तो ये बन जाएगा आपका करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर 4। तो एचटीटीपीएस की कहीं पर भी बात होगी, इसका मतलब ये दो की कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, एक एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर और दूसरा है आपका टीएलएस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। वेरी गुड। Among the below given option, which option is invalid regarding cryptocurrency? नीचे दिए गए विकल्पों में से क्रिप्टो करेंसी के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? क्रिप्टो करेंसी मतलब जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं, जो डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में घूमती है ना, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, डॉज कॉइन है, कल के सेशन में हमने देखा। हैप्पीएस्ट क्रिप्टो करेंसी है ना, दैट इज कॉल्ड डॉज कॉइन। तो यहां पर आप मुझे ये बताइए कि क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग पहला पॉइंट है, इट एग्जिस्ट डिजिटली और वर्चुअली। सही है। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी है या वर्चुअल करेंसी है? वैलिड है। यूजेज अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, ये भी वैलिड है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, ये सेंट्रलाइज्ड नहीं है। द फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी वाज इथेरियम। गलत हो गया, क्योंकि पहली डिसेंट्रलाइज्ड जो क्रिप्टो करेंसी है वो है आपकी बिटकॉइन। इथेरियम सेकंड नंबर पे आती है, बिटकॉइन पहले नंबर पे आती है। सो फर्स्ट वन इज बिटकॉइन। बिटकॉइन इज अ क्रिप्टो करेंसी, सही है। सतोशी नाकामोटो इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी। सतोशी को सबसे छोटी यूनिट बोला जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को डेवलप करने वाले या बिटकॉइन को डेवलप करने वाले जो पर्सन है वो है सतोशी नाकामोटो। तो क्रिप्टो करेंसी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज कॉल्ड सतोशी। नेक्स्ट, विंडोज 10 रिलीज्ड ऑन डैश एंड सपोर्ट एंडेड ईयर इज डैश। वेरी वेरी फेमस वन। विंडोज 10 कब जारी किया गया और इसका जो वर्ष है, जो समाप्ति होने का है, वो कब है? तो 2015 में आया विंडोज 10 और ये एंड हो जाएगी इसकी सपोर्ट 2025 में, यानी 2025 में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रिलीज ईयर 2015 एंड सपोर्ट एंड होने वाली ईयर 2025। वेरी गुड। रैम स्पीड इज मेजर्ड इन डैश एंड टुडे मोस्ट रैम इज कॉल्ड डैश। रैम की गति को डैश में मापा जाता है और आज अधिकांश रैम को डैश कहा जाता है। हम जानते हैं रैम की स्पीड को हर्ज में मेजर करते हैं, वो मेगा हर्ज हो सकता है, वो गीगा हर्ज हो सकता है। तो यानी कहीं पर दिया हुआ है हर्ज, पहले ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में भी है, तो यानी आंसर या तो फर्स्ट होगा या थर्ड होगा। फिर क्या पूछ रहा था? मोस्ट रैम इज कॉल्ड। आज के समय पर ज्यादातर रैम को क्या बोलते हैं? डीडीआर बोलते हैं, डबल डेटा रेट बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर मिल चुका है मेगा हर्ज एंड डीडीआर, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द वैलिड वन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो इस तरीके से आप बहुत जल्दी आंसर लगा लेंगे। पहले एक ऑप्शन को देखिए, फिर दूसरे को पढ़िए और दूसरे को देख लीजिए, है ना। बहुत जल्दी लगा लिया। अब डीडीआर देखिए बहुत है, डबल डेटा रेट इसकी फुल फॉर्म है और मार्केट में डीडीआर 1, 2, 3, 4, 5 है ना, कई सारे वर्जन इसके अवेलेबल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंशन ऑफ वर्ड पैड? बाय डिफॉल्ट जो वर्ड प्रोसेसर है दैट इज कॉल्ड वर्ड पैड, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है,
बाय डिफॉल्ट मिलता है विंडोज में, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है और इसका एक्सटेंशन क्या है गाइस, दैट इज RTF, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो वर्ड पैड का क्या है, RTF है एक्सटेंशन, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। नेक्स्ट, हो गए 40 क्वेश्चंस, है ना, दैट्स इट। तो आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके बताइएगा। और ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है अगर पता है तो। क्रीपर प्रोग्राम, often regarded as the first virus, was created in 1971 by। क्रीपर प्रोग्राम, जिसे अक्सर पहला वायरस भी माना जाता है, 1971 में किसके द्वारा विकसित किया गया था बताइए। हम लोग जानते हैं कि जो पहला वायरस था वो था क्रीपर वायरस, पहला बूट सेक्टर वायरस, दैट इज कॉल्ड ब्रेन, डेवलप्ड बाय अमजद फरूक अलवी, है ना, पाकिस्तानी ब्रदर्स थे जिन्होंने डेवलप किया था इसको, ब्रेन को। लेकिन क्रीपर को किसने डेवलप किया था, फर्स्ट वायरस क्रीपर, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, है ना, बताइएगा जरूर अगर आपको पता है तो। कैसा लगा गाइस आज का सेशन, पसंद आया तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि बढ़िया स्कोर नहीं आ रहा है, पेपर का लेवल आसान नहीं होगा, ये भी आप जानते हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि एक बार कॉन्सेप्ट वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज पढ़ लिए जाएं, कॉन्सेप्ट वाइज एक बार देख लिया जाए, है ना, जैसे नेटवर्किंग है, ईमेल है, ज्यादा समय तो लगेगा नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही यहां पर बताया गया है जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बस उनको अगर आप रफली एक बार अच्छे से देख लेंगे, है ना, तो हो जाएगा क्लियर। मेन चीज है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना, कि क्वेश्चन को घुमा के दे, कम समय में एक्यूरेसी के साथ आप कर पाए, है ना। अगर ऐसा आप चाहते हैं और एक कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। कोर्स से कनेक्ट होने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, है ना, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पे आप व्हाट्सएप करके मैसेज करके आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इसकी जो वैलिडिटी आपको मिलेगी वो मिलेगी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। डेट ऑफ परचेज से 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको यहां पर मिलेगा, जहां पर आपको कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू, पीडीएफ, मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। तो चाहे आप आईबीपीएस, आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरबीआई के लिए चाहिए, या फिर आपको किसी स्टेट लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो सबके लिए ये कोर्स आपका सफिशिएंट रहने वाला है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहा हो जो मैंने आज कवर अप किए हैं क्वेश्चंस, तो आप उन डाउट को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया या इस क्वेश्चन में ये डाउट हमें लग रहा है, तो हम वहीं पर आपके उस क्वेश्चन का जो डाउट है वो रिजॉल्व कर देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। अपना और अपने घर वालों का बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय गाइस।